क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि में आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय ये है, आप सभी को याद होगा कि 2014 के चुनाव में आज के भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के कैंडिडेट माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक आह्वान किया था और आह्वान में कहा था कि करप्शन का पैसा अगर वापस आ जाए देश में तो एक बहुत बड़ा अमाउंट सामने आएगा। बहुत सारे लोग उसमें क्लेम करते हैं और उन क्लेमों के तहत आज भी वो प्रश्न विरोधी खड़े करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उस विषय पर बहुत सारे काम उन्होंने करने की कोशिश करी। उस समय जिस समय उन्होंने ये कमान संभाली, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड की बैंकों के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू किया, स्विट्ज़रलैंड सरकार के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू किया और ये पता करने की कोशिश की क्या स्विस बैंकों में जो पैसा है उसको वापस लाया जा सकता है। आपको याद होगा कि उस समय जेटली जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा था और अरुण जेटली जी ने उस कमीशन के तहत बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उस पर काम करना शुरू किया था। स्विट्ज़रलैंड सरकार ने उस समय साफ इनकार कर दिया था कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आखिर माजरा क्या था? माजरा ये था कि एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रशासन निकाय है, फेडरल काउंसिल, जो कि एक ग्लोबल फोरम ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये तय करती है कि आखिर ट्रांसपेरेंसी संसार में कैसे आए। नरेंद्र मोदी सरकार ने उस समय अरुण जेटली की अध्यक्षता में जब इनकी खोज करनी शुरू की और इस ट्रांसपेरेंसी फोरम में एक्टिव हुए, तो आपको याद होगा कि ओबामा प्रशासन बैठा हुआ था और विश्व के कुछ ऐसे लीडर जो मोदी जी के साथ उस समय खड़े हुए। उस समय प्रस्ताव ये रखे गए कि क्यों ना संसार भर में देशों के पैसे जो दूसरे देशों में जमा होते हैं उनका एक ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो और उस ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत हर उस देश में जिस देश का पैसा है उस देश की इंफॉर्मेशन जाए। अगर उसका नागरिक हमारी बैंकों में, हमारे देश के बैंकों में या संसार के किसी बैंक में पैसा जमा करता है, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जाती है आपके बैंक के डिटेल की। क्यों ना संसार के किसी भी बैंक में अगर पैसा जमा हो तो वो पैसे की इंफॉर्मेशन उस देश को जाए जिस देश के नागरिक ने वो पैसा जमा किया है और उस देश में इंफॉर्मेशन जाने के बाद उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर खोजबीन करना शुरू करे, अपने पास उसकी लिस्टिंग करे। होता क्या है कि अगर संसार के किसी भी बैंक में हमारा पैसा जमा है तो हम उस पैसे की इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ टैक्स रिटर्न में देते हैं। अगर हमने अपने यहाँ के उन वो इंफॉर्मेशन टैक्स रिटर्न में नहीं दिया हुआ है तो यही करेंसी ब्लैक मनी कही जाती है। ब्लैक मनी कुछ और विशेष नहीं होता। ब्लैक मनी का मतलब ये है कि हमने सरकार से छुपाकर पैसा इकट्ठा किया, भले ही मैंने खुद कमाया लेकिन हमने सरकार से छुपाकर पैसा इकट्ठा किया और कहीं ऐसी जगह पर जमा कर दिया जहां सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। हो सकता है हमने प्रॉपर्टियां बनाई हो सकता है कि हमने कोई चीज़ खरीदी हो सकता है हमने सोना खरीदा हो सकता है हमने हीरे जवाहरात खरीदे हों, लेकिन हमने सरकार के टैक्स सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ऐसी करेंसी, ऐसा धन ही ब्लैक मनी कहा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि स्विस बैंकों में जो हमारा पैसा जमा है उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमने अपने टैक्स रिटर्न में, टैक्स इनवॉइस में यहाँ भारत में दी है तो वो किसी भी हालत में ब्लैक मनी नहीं होता। और अब अगर उस देश से इंफॉर्मेशन हमारे टैक्स डिपार्टमेंट को मिल भी जाए तो दोनों जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमने दी है अपने अकाउंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और जो उस देश से हमारे पास आई, वो दोनों अगर टैली होती हैं तो वो नंबर 1 का पैसा माना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले भी क्या कुछ ऐसा हुआ था? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले इंटरनेशनल फोरम ने ये तय किया था कि हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशंस देंगे। अब जब यूएनओ के उस फोरम ने ये तय कर लिया और उसका एक रेजोल्यूशन पास हो गया, जो यूएनओ के मेंबर थे उन कंट्रियों में वो रेजोल्यूशन भेजा गया।
होता क्या है, उसमें एक रिजर्वेशन क्लॉज होता है। रिजर्वेशन क्लॉज का मतलब होता है कि इंटरनेशनल फोरम पर जो कुछ भी हुआ है वो बात तभी उस देश पर लागू होगी जब उस देश की पार्लियामेंट उसको अप्रूवल दे देगी। इसी को रिजर्वेशन कहते हैं, रिजर्वेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ सच कंट्री विच एवर इज द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि भारत उसका हिस्सा था, उसका हिस्सा होते हुए भारत की पार्लियामेंट उसको पास करे, उससे पहले यहाँ पर बैठी सरदार जी की सरकार में उस समय के फिनेंस मिनिस्टर जो प्रणब मुखर्जी था और विदेश मंत्री, इन्होंने स्वीडिश सरकार के साथ एक समझौता कर लिया। कहने का मतलब यह है कि वो इंटरनेशनल लॉ लागू हो हमारे देश पर, उससे पहले हमारे देश ने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्विट्जरलैंड सरकार के साथ। होता है उसमें क्लॉज क्या था, उसमें क्लॉज ये था कि दीज आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक्सेप्ट और अनलेस देयर इज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि ये लॉ तभी लागू होंगे जब उन देश किन्हीं दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर किन्हीं दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो फिर ये इंटरनेशनल लॉ जो ट्रांसपेरेंसी का है, अपने आप ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का है, वो लागू नहीं होगा। अब सवाल ये था कि इंटरनेशनली वो पास हो गया, पास होने के बाद हमारे पास रिजर्वेशन क्लॉज के तहत पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट में पास होता उससे पहले ही भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट कर लिया स्विस सरकार के साथ, और उन्होंने उसमें एग्रीमेंट में कहा कि ये समझौता आपके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी कि अब स्विस सरकार के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया और उस एग्रीमेंट के तहत हमने स्विट्जरलैंड को उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बाहर कर दिया और उसके बाद हमने पार्लियामेंट से उसको पास कर लिया। अब इंटरनेशनली पार्लियामेंट से हमारा उसका समझौता है, लेकिन कुछ देशों के साथ पर्सनल समझौता होने की वजह से वो उस पर लागू नहीं होता। और उसमें यह भी समझौता हुआ कि उक्त तारीख से पहले की कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए स्विस सरकार बाध्य नहीं होगी। अब नरेंद्र मोदी जब सत्ता में बैठे तो उन्होंने वो यही लेकर आए थे करप्शन का मामला, और करप्शन तो उस समय 2G 3G जीजा जी बहन जी पता नहीं क्या क्या चल रहा था, सब चल ही रहा था। तो मुद्दा गर्म था, मोदी जी ने उसको कैश करवाया। अब सवाल आता है कि मोदी जी स्विट्जरलैंड सरकार के साथ क्या करेंगे। जब उन्होंने उनके साथ वार्ता करनी शुरू करी तो मालूम पड़ा कि पहले से हमारा एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के तहत 2012 से पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन भारत सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है। और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी का क्लॉज लागू होता है। तो ट्रांसपेरेंसी का क्लॉज में भी भारत सरकार का पर्सनल एग्रीमेंट है, यानी कि स्विस गवर्नमेंट से भारत सरकार जितनी इंफॉर्मेशन मांगेगी उतनी इंफॉर्मेशन स्विस गवर्नमेंट देगी, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत देने के लिए बाध्य नहीं है। मोदी जी सत्ता में बैठे तो ये समस्याएं उनके सामने आई और इन समस्याओं के तहत मोदी जी ने अरुण जेटली के नेतृत्व में, जो मैंने पहले कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसने इंटरनेशनली एक्टिव होना शुरू किया और स्विस गवर्नमेंट के साथ फिर से नेगोशिएशन शुरू किए। स्विस गवर्नमेंट ने उन नेगोशिएशंस में जिसमें 75 देश थे उनके ऊपर अब सामान्य क्लॉज लागू करना शुरू किया, यानी कि नए एग्रीमेंट्स के तहत पुराना वाला जो मनमोहन सिंह सरकार के समय पर एग्रीमेंट था उसको डिसमिस किया। अब स्विस गवर्नमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत भारत को इंफॉर्मेशन देने के लिए एग्री हो गई। ऐसे 75 प्लस 85 कंट्री जो अलग से एक FTA बना था उसमें आते थे, इन कंट्रियों को इंफॉर्मेशन सप्लाई होनी शुरू हो गई। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने स्विस गवर्नमेंट के साथ एक और एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ हो, वहां पर कोई खरीद फरोख्त हमारे नागरिक के द्वारा की गई हो, उसकी इंफॉर्मेशन भी भारत सरकार को देनी होगी। और साथ में उन्होंने ये कहा कि उन प्रॉपर्टियों से जो स्विट्जरलैंड के अंदर भारतीय नागरिकों के द्वारा खरीदी गई है, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम होती है तो उस इनकम को, यानी कि हमारे नागरिक के द्वारा आपके देश में किसी भी प्रकार का कोई अर्जन या कोई इनकम होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे देश को देंगे। ये नया क्लॉज भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड के साथ जोड़ा और बहुत सारे देशों के साथ और जोड़ा। उसकी पहली, दूसरी और तीसरी, इस बार तीसरी लिस्ट भारत को आने वाली है, जिसमें 100 से अधिक भारतीय कंपनियां और भारतीय लोगों की इंफॉर्मेशन भारत सरकार को स्विट्जरलैंड सरकार देने वाली है। और ऐसा कहते हैं कि पहले की जो 2 सूचियां आई हैं 2019 में,
और 2020 में उन सूचियों पर भारत सरकार अभी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये संभव है कि 2024 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी जाएं तो उससे पहले ये लिस्टें तैयार कर चुके हों और उनका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या पॉलिटिकल माइलेज लेने के उद्देश्य से तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका हो और सैकड़ों ऐसे व्यापारी भारत के, सैकड़ों ऐसे करप्शन के अधिकारी जिन्होंने पैसा विदेशी बैंकों में जमा करके रखा हो, वो इन्फॉर्मेशन वो लीक करें और उनकी गिरफ्तारियां शुरू करें और उन पर काम शुरू करें। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वचन दिया था उस वचन के तहत उन्होंने गिरफ्तारियां करने का पूरा प्रबंध कर लिया है। इंटरनेशनल लॉज में संशोधन करवा लिए हैं, बाहर की सरकारों से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया है और जितने रिस्ट्रिक्शंस उस समय मनमोहन सिंह सरकार अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लगा चुकी थी, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस के काट अब 7 वर्ष बाद, यानी कि 2014 में सरकार बनने के बाद 6.5 वर्ष के बाद या 7वें वर्ष में उनको वो कंटक काट पाए हैं और अब फ्री इंफॉर्मेशंस भारत में आना शुरू हो गई। ये प्रक्रिया केवल इन स्विट्ज़रलैंड सरकार के साथ ही नहीं है, वो 75 देश जिनके साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है वो सभी 75 देश हमको इन्फॉर्मेशंस अब फ्री फ्लो देने वाले हैं। बस इतनी सी कमी है कि अगर किसी देश के पास इस प्रकार के सॉफ्टवेयर नहीं हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो स्वयं लोगों को पकड़ सकें, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की डिजिटल ज़माने में, डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा कम संभव लगता है कि देशों के पास इस प्रकार की मैकेनिज्म ना हो। मुझे लगता है कि अब हमारे देश में जो पुराना पैसा है वो भी वापस आने का कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। बस इतनी सी बात है। 2012 से पहले जो भी पैसा का ट्रांजैक्शन वहाँ पर हुआ था स्विस बैंकों में, वो ट्रांजैक्शन देने के लिए वो अभी भी एग्री नहीं हुए हैं। उनकी इन्फॉर्मेशंस वो अभी भी देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हमारे साथ 2012 में एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत हम पुरानी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम आगे की सारी इन्फॉर्मेशंस भारत सरकार को देंगे, लेकिन पीछे की कोई इन्फॉर्मेशन भारत सरकार को नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी की प्रॉब्लम इस समय यही है कि उनको 2012 से पहले की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि जो उन्होंने प्रॉमिस 2014 में किए थे वो प्रॉमिस वो पूरे कर सकें और वो करप्ट नगरी के बादशाहों को गिरफ्तारी की जा सके, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जा सकते हैं। देखते हैं कि मोदी सरकार अब इन विषयों पर कितना और इफेक्टिव हो सकती है। प्रयास लगातार जारी हैं, इंटरनेशनल प्रेशर लगातार जारी है, लेकिन देशों की अपनी सॉवरेंटी होती है। उस सॉवरेंटी में भारत सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती है। ये माना जाए कि जब से जैसे देना शुरू किया इन देशों ने इन्फॉर्मेशन, तब से ठीक है। यही कारण है कि 2014 के बाद करप्शन कम हुआ, और जब करप्शन कम होता है तो करप्शन का पैसा नहीं निकला, और जब करप्शन का पैसा नहीं निकला तो करप्शन का पैसा जिन जगहों पर इन्वेस्टमेंट होता था वो सब जगह के रेट डाउन हो गए। जैसे प्रॉपर्टी में ऐसा कहते हैं, भारत में बहुत बड़ी आबादी प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी इन्वेस्ट करती है। भारत की बहुत बड़ी आबादी सोने में ब्लैक मनी इन्वेस्ट करती है। तो सोने का उन्होंने वो एक फेडरल गोल्ड कार्ड निकाल दिया कि भाई नंबर 1 का पैसा लेने वाले बैंक से ले लें, क्यों वो सोना खरीदेंगे। और दूसरा, प्रॉपर्टियों को लेकर भारत में जो जंजाल है उस पर लगातार काम चल ही रहा है, राज्य सरकारें भी उस पर काम कर रही हैं। तो अब चूंकि वो करप्शन का पैसा प्रॉपर्टियों में लगता था, इसलिए प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली भारत में धड़ाम होते चले गए। आबादी बढ़ रही है, रेट बढ़ने चाहिए, हर हालत में बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आबादी इतनी बढ़ने के बावजूद पिछले 4-5 साल से प्रॉपर्टी के रेट 50% डाउन होने का मतलब ये है कि करप्शन का पैसा नहीं निकल पा रहा है। बस ईश्वर से प्रार्थना एक और करनी है कि 2012 से पहले वाला जो पैसा विदेशी बैंकों में या स्विस सरकारों के पास स्विस बैंकों में जमा था, उसकी इन्फॉर्मेशन भारत को और मिल जाए। अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो पैसा भारत में वापस आता है तो भारत के आम आदमी को भी घर खरीदना आसान हो जाएगा, भारत के आम आदमी को भी यहाँ सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। भारत में धन जो कर्जे की बयार बहती रहती है या और समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुझे लगता है कि हमें निजात मिल जाएगी। लेकिन इंटरनेशनली
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं को स्टेप बाय स्टेप दूर किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार उसको लगातार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल कॉमिटी से बंधा हुआ सभी देश रहता है, वैसे ही हमारा देश भी उससे बंधा हुआ है, इसलिए उन पर बहुत अच्छे से स्टेपिंग नहीं हो पा रही। फिर भी जब जागे तब सवेरा, करप्शन अब डाउन हो रहा है और डाउन होते होते मुझे लगता है कि हम एक बार राम राज्य की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।